हाँ आ जाओ यार। सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अपना चल रहा था। कोई एक कंपनी जो अपने ही इशू किए हुए शेयर्स वापस खरीद रही है। कौन से शेयर्स? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है, मतलब वो क्या है? रिडम्पशन। हमने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दोनों देखा, और दोनों में आपने देखा होगा 90% प्रोविजन सेम ही। ये सुन, दोनों का चार्ट भी काफी हद तक सेम है। बस इतना है कि बायबैक में फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कंसीडर करते हैं, बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते। इसके हमने थेरी प्रोविजन देखी थी बायबैक की। क्या कहता बेटा बायबैक के अंदर में? अगर किसी कंपनी के पास सरप्लस कैश है, अल्ट्रा कैशिश कंपनी है, तो ऐसी कंपनी भूतकाल में जो इशू किए शेयर इक्विटी शेयर्स वो वापस खरीद रही है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि उस शेयर का मार्केट प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से काफी कम है, मतलब मार्केट प्राइस कम हो रहा है, ट्रू वैल्यू उसकी ज्यादा होनी चाहिए बट मार्केट प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से काफी कम है, तो इस गिरते हुए प्राइस को एक सपोर्ट देने के लिए कंपनी बायबैक ये टूल का इस्तेमाल करती है। ये सुनो, इसकी कुछ कंडीशंस थी कि आपको बायबैक के समय अथॉरिटी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, बट 10% या उससे कम बायबैक करे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं। 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आप उस फाइनेंशियल ईयर में बायबैक कर सकते हो। उसके बाद में रिसोर्स टेस्ट की बात करते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। देन पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देन उसके बाद दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। एक बार बायबैक इनिशिएट कर दिया तो विद इन 1 ईयर वो खत्म होना चाहिए। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी गाइडलाइन फॉलो करेगी, अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस और रूल्स फॉलो करेगी। उसके बाद में फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक होगा, पार्टली पेड का बायबैक नहीं होगा। एंड बायबैक के केस में जो भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्री रिजर्व से ले रहे हो, व्हाटएवर द नॉमिनल अमाउंट यू आर टेकिंग आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सच अमाउंट यू हैव टू ट्रांसफर टू सीआरआर टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। ये कुछ कंडीशंस हमने देखी थी। साथ ही साथ बायबैक की हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी, टोटल 5 जर्नल एंट्री थी। सबसे पहली कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा फ्रेश इशू होगा, अगर होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम होगा तो। तीसरा फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर। चौथा जो प्रीमियम ऑन बायबैक फर्स्ट एंट्री में उसे राइट ऑफ करना है तो उसके लिए एंट्री पास करनी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। लास्ट वाला फाइनल सेटलमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दिया रहता था कि कंपनी ने बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो एक और छठी एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट सेल की। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बायबैक के लिए, ध्यान देना, बायबैक के लिए कंपनी ने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे, तो सीआरआर में उतना अमाउंट हमारा कम गया था। याद करो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, टोटल 5 लाख का बायबैक था, 2 लाख के ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे फॉर बायबैक, तो हमने सीआरआर में कितना ट्रांसफर किया था? 3 लाख। याद है क्या? तो वो एक है जहां पे बच्चे गलती करते, बच्चे गलती से सीआरआर में पूरा 5 लाख लिखते थे। यस और नो? बायबैक की हमने तीनों कंडीशंस अप्लाई किया एक क्वेश्चन में, और तीनों कंडीशन में जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ रहा है उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। वो तीनों कंडीशन आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलो मैं आगे बढ़ू लेक्चर। आज तक जो देखा उसके अंदर में किसी भी बच्चे को मार्केट के किसी भी नोट से, कोई भी पब्लिकेशन की बुक से कहीं कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनीबॉडी? सर एक्स्ट्रा अगर कोई बुक सॉल्व करना है तो अकाउंट्स के लिए, क्योंकि बेटा अभी आप 12 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने का आपके पास हाल फिलहाल में समय नहीं रहेगा। जो क्लास में किया वो सेम डे घर जाके कर लिया करो, लेकिन जब आपकी फर्स्ट ग्रुप की क्लास खत्म हो जाएगी, सेकंड ग्रुप की क्लास चल रही होगी, तो उस समय फर्स्ट ग्रुप के लिए रोज आधा 1 घंटा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए आधा 1 घंटा निकाल करके एक्स्ट्रा बुक अगर सॉल्व करना ही है तो ग्रेवाल का बुक है, पादुका पब्लिकेशन है, ये आप इसमें से कोई भी सॉल्व कर सकते हो। एक भारत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, मुझे ऑथर का नाम पता नहीं है ना? इसमें से किसी भी ऑथर के साथ मेरा कोई कमीशन का काम नहीं है। आप ये बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डन? आ जाओ। वैसे हमने पादुका पब्लिकेशन के काफी सारे क्वेश्चन कवर अप किए जो मुझे अच्छे लगे। उन्होंने भी कहां से कॉपी किए? इंस्टीट्यूट के पास एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी 1980 के भी क्वेश्चन कुछ लिए उन्होंने। बायबैक के तो टॉपिक पहले से है ना, सिर्फ इतना है कि इसके अंदर में प्रोविजंस में समय समय पे अमेंडमेंट आती गई। हम लोग कौन सी देख रहे हैं? लेटेस्ट, जो हमें एप्लीकेबल है। आ जाओ। एक कंपनी है कैरोट लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2001। सब लोग प्लीज साथ में रहना और मेरे साथ साथ सारी चीज लिखना बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है बेटा आपको, रुपीज इन करोड़ है 330 करोड़। रिजर्व्स और सरप्लस के नाम पे इनके पास जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L अकाउंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है। अभी तक पता नहीं कौन सी टॉपिक का क्वेश्चन है। नीचे लिखा है शेयर होल्डर्स के रिकमेंडेशन पे इन्होंने बायबैक प्रपोज किया है। अच्छा, आप समझ में आया बायबैक का क्वेश्चन है। बायबैक का क्वेश्चन है तो जरा डिसाइड कर लो बेटा, ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। ये फ्री रिजर्व है क्या? नो। सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा बायबैक के पर्पस के, पर यहां पे ऐसा स्टार मार्क लिखना। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक सेक्शन 68, 69, 70 के प्रोविजंस के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या ट्रीट करते हैं? फ्री रिजर्व। गलती से भी बायबैक के अलावा बोनस में या राइट शेयर्स में या डिविडेंड बांटते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज मत करना। बच्चे गलती करते, बच्चे मैसेज करते, सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व बोला, इतना सा क्लिप देखते सिर्फ। सर फिर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं क्या? नो।
जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक हमें लीगल प्रोविजंस ने बोला कि यस यू कैन ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व। उसके बाद और आगे देखना बेटा, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया यहाँ पे। पीएनएल अकाउंट फ्री रिजर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। क्या है बोलो बेटा, ये है स्पेसिफिक रिजर्व। सर कैसे समझा आपको ये स्पेसिफिक रिजर्व है? नाम पढ़ो ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है कि हर साल उसका प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलता है, कंपनी के अंदर में लाइन डालनी है, कंपनी में रास्ते बनाने हैं, माल इधर से उधर ले जाने के लिए 10-20 एकड़ में कंपनी फैली रहती है। कभी कभी कंपनी को लगता है, मान लो अगर कोई लोहा पिघलाने वाली कंपनी है, तो उसे उसके अंदर जो लोहा जिस भट्टी में पिघलता है उस भट्टी को हर 2-4 साल में हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, रीडेवलप करना पड़ता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नाम से एक रिजर्व बनाती है, हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल करके रखते हैं। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। और स्पेसिफिक किस पर्पस के लिए बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है। ये बात समझ में आई सभी को? सब लोग साथ में है क्या? उसके बाद लोन फंड दे दिया है, लोन फंड सीधा सीधा बोलो ना, डेट। डेट कितना दिया है, 1800 करोड़। चलो आगे, आगे देखो क्या बोला है, शेयर होल्डर्स ऑफ द पीरियड लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैव अप्रूव्ड ऑन 12 सितंबर अ प्रपोजल टू बायबैक। कितना बायबैक करना है, द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास बहुत सारा कैश आया, कंपनी ने कोई तो एक यूनिट डिस्पोज ऑफ किया है ऐसा लग रहा है। देखो क्यों आया फंड अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी, कंपनी का कोई तो यूनिट कोई तो डिवीजन शायद डिस्पोज ऑफ किया है, शायद बेच दिया है। जैसे पतंजलि के 2 यूनिट है आपको समझाने के लिए, एलोवेरा और एक दूसरा है पतंजलि का कपड़े बनाने का। पतंजलि के कपड़े भी आते थे मालूम है ना। मान लो पतंजलि ने अपने कपड़े बनाने वाला डिवीजन बेच दिया तो उससे बहुत पैसा आया, तो उस पैसे से अब वो कंपनी क्या कर रही है आपको समझाने के लिए, बायबैक। आगे, द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 25 एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस, लालच दे रहे शेयर होल्डर्स को, उपसा रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, कि भैया तुम बायबैक की स्कीम में आ जाओ। अब उन्हें लालच देना है तो मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर देना होगा। कितना ऊपर दे रहे है ना, इंड्यूस फॉर द बायबैक इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर प्राइस 20% ओवर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 25 प्लस 20% का साइन बोलो कितना। आगे और क्या बोला है, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। तुम ये नहीं भी देते ना तो भी हमें मालूम था कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है। लास्ट वाले लाइन का मतलब है वो इशारा कर रहे हैं आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। स्टैट्यूटरी किसी स्टैच्यू ने बोला है, स्टैट्यू लॉ, कौन से लॉ ने बोला है, इनकम टैक्स एक्ट ने, इसीलिए हमने वो रिजर्व बनाया। ऐसा रिजर्व जो किसी न किसी लॉ की वजह से हम लोगों को बनाना पड़ता है, वो से हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व कहते हैं, और वो फ्री रिजर्व कतई नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई सभी को? चलो पूछा गया बेटा, ये पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको नंबर कैलकुलेट करना है that can be bought back in the light of above information and also under the situation and also, और फिर से मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना है, फिर से मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना है where the loan funds of the company either 1200 करोड़ और 1500 करोड़। यानी आपको तीन सिचुएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक निकालना है। एक बार लोन 1800 करोड़ है तो, एक बार लोन 1200 करोड़ है तो, एक बार लोन 1500 करोड़ है तो। ये बात समझ में आई? 1800, 1200 और 1500। Assuming that entire buyback is completed by 9/12/2001, showing the accounting entries in the company's books in each situation। भाई साहब 3 बार बायबैक निकालना है, 3 बार एंट्री भी करना है, 3 सिचुएशन है। चलो करेंगे हम लोग स्टार्ट, अभी कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 6। अरे क्वेश्चन स्टार्ट करने के बोलती गिरा थी। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बता रहे बेटा, रुको रुको, चलो नोट्स हैं सभी के पास में? कोई ऐसा चीज, अच्छा आपके पास नोट्स नहीं, पीछे उसको दे दे, मेरे पास है क्या एक और, हाँ है, ये करें नहीं है। ले रे बेटा, बता दो कौन सा बेटा, पेज नंबर बता देना मुझे। लो फटाफट से, जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 1.12। आ जाओ, ईमानदारी से सॉल्व करना, मार्केट में मेरी नाक मत कटवाना, हर एक चीज आपको आनी चाहिए, जो चीज नहीं आती वो 50 बार पूछना। लिखो कंपनी का नाम क्या है, पूछा क्या है आपको, सबसे पहले तो कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, यस और नो। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, तो लिखो क्या पर मैं, देखो यहां पे लिखता हूं सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है दैट कैन बी बॉट बैक। आ जाओ,
सबसे पहले कंडीशन 1, बोलो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? इस टेस्ट का नाम, हाँ शेयर, बोलो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, लिख लो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसके हिसाब से मैक्सिमम बायबैक विल बी 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ, बोलो बेटा देखो प्रश्न में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 330 करोड़ है। देखो बेटा, देखो कंडीशन 1 बोलती है हे कंपनी सुन, तू मैक्सिमम कितने शेयर वापस खरीद सकती है? तेरे अभी जो आउटस्टैंडिंग है ना बैलेंस शीट में, उसके 10%, उसका 25%। निकालो तो अभी कितने आउटस्टैंडिंग है? 10 रुपए, 10% नहीं, 10 रुपए फेस वैल्यू। कितने आउटस्टैंडिंग है? 330 करोड़ का शेयर कैपिटल है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। 330 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 33 करोड़। सो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने? 33 करोड़। कैसे आया बेटा? 330 करोड़ का कैपिटल है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 330 करोड़ का शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 रुपए का, यानी 33 करोड़ शेयर है नंबर्स में, और उन नंबर का मैक्सिमम कितना पॉसिबल बायबैक पॉसिबल है बता? 25%। निकालो 33 करोड़ का 25%, देयरफॉर 8.25 करोड़। वेरी गुड, या कंडीशन ए के हिसाब से। नाउ कंडीशन बी, एक एक लाइन का स्पेस देना बीच में, थोड़ा स्पेशियस लिखो, अच्छा लिखो, नहीं समझा वापस पूछो। ये कंडीशन मैंने पढ़ी थी, याद करो, मैंने थ्योरी पढ़ा था समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जो 3 कंडीशन अप्लीकेबल है मैंने साइड में से लिख के दिया था, PQ PQ PQ, बस वही 3 कंडीशन है ABC। कंडीशन बी, बोलो बेटा रिसोर्स टेस्ट, क्या बोलेंगे इसको? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट का क्या कहना है? देखो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, बोलो बेटा फ्री रिजर्व। लो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 330 करोड़। फ्री रिजर्व कितने हैं ढूंढो प्रश्न में, हमने अभी मार्क किए थे क्या? फ्री रिजर्व हमने अभी मार्क किए थे क्या? फ्री रिजर्व हमने अभी मार्क किए, 1 2 3, 1 2 3 करो टोटल फ्री रिजर्व की। कितना आया? 240 प्लस 90 प्लस 90 कितना आया? 240 प्लस 90 90, 240 और 180, 420। सो 25% ऑफ 750 करोड़। निकाल बेटा 25% ऑफ 750 करोड़ कितना है बेटा? सो इतना रुपया पैसा मनी रोकड़ा 187.5 करोड़। इतना रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, इतना रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। इतना रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। बराबर है क्या? अब इतने पैसों में मैं कितने शेयर्स बाय कर सकता हूं? 9 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। बता बेटा बायबैक प्राइस कितना है? वेरी गुड 30। बता 6.25 करोड़ शेयर्स। ये आई कंडीशन बी। कंडीशन ए में कितने शेयर्स बायबैक कर सकते थे? 8.25। कंडीशन बी में 6.25। नाउ कंडीशन नंबर 3। सर आपने तो बोला था 3 बार सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये देखो बेटा, सर आपने तो बोला था क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। एक बार डेट को 1800 करोड़ रुपए लेके, एक बार डेट को 1200 करोड़ लेकर के, एक बार डेट को 1500 करोड़ लेकर के। अब ये पहली 2 कंडीशन में 3 बार सॉल्व करने का काम ही नहीं है, क्योंकि पहली दोनों कंडीशन में कहीं पे भी डेट के बारे में कुछ आया क्या? सो डेट का अमाउंट 1 करोड़ रुपया हो कि 1 करोड़ हो कि 1000 करोड़ हो, पहली 2 कंडीशन का और डेट का कोई कनेक्शन है? नो, क्योंकि पहले दोनों कंडीशन में डेट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। पहली दोनों कंडीशन में डेट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। सो डेट के अमाउंट कुछ भी हो, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 5 करोड़, 5 रुपीज, 0, पहली दोनों कंडीशन का अमाउंट आंसर हर बार सेम ही आएगा। देखो डेट कुछ भी रहने दो, आपका कंडीशन 1 इस डेटा के हिसाब से 8.25 करोड़ ही आएगा। डेट कुछ भी रहने दो, कंडीशन बी का 6.25 करोड़ सी शेयर्स आएंगे। पहली दोनों कंडीशन का और डेट का कोई कनेक्शन नहीं है। डेट कुछ भी हो, पहली दोनों कंडीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहली दोनों कंडीशन में पेड अप कैपिटल और रिजर्व और नंबर ऑफ शेयर्स की बात चल रही है। डेट आया कहीं पहली 2 कंडीशन में? सो डेट का किस्सा कहां शुरू होता है? थर्ड कंडीशन में। अब थर्ड कंडीशन कितने बार सॉल्व करना पड़ेगा? 3 बार। कंडीशन 3, ये देखो कंडीशन सी लिखता हूं। कंडीशन सी क्या नाम है इसका? डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। हमें 3 कंडीशन 3 टेस्ट अप्लाई करनी पड़ती है।
हमें 3 कंडीशन या 3 टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है ये चेक करने के लिए कि कितना पॉसिबल है, बायबैक कितना पॉसिबल है। सो थर्ड कंडीशन कहता है कि बायबैक के बाद का डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हो, आ जाओ देखो। पहले एक बार मैं कैसे लिख रहा हूं, बाद में लिखना आपने, अभी लिखूंगा, पहले एक बार देख लो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, केस ए, केस बी, केस सी। एक बार देखना जरा, डेट इक्विटी रेशो कितना है बेटा? 2:1, 2:1, 2:1। ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब देखो मैं बी पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, डेट। अब देखो क्वेश्चन में बताओ तीनों केस में डेट कितना है। पहले केस में डेट है 800 करोड़, 1800 है ना, 1800 करोड़ रुपीज इन करोड़। दूसरे केस में कितना है बेटा? नीचे लिखा है 1200 और थर्ड में हो गया क्या? समझ में आया? मैंने ऊपर 3-3 कॉलम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ऊपर में दोनों कंडीशन में डेट का कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करें। देखो 3 कॉलम एबीसी, 3 केसेस है। डेट अगर 800 करोड़ है तो क्या, डेट अगर 1200 करोड़ है तो क्या, डेट अगर 1500 करोड़ है तो क्या। बढ़ो आगे। उसके बाद सी, प्लीज ध्यान से सुनना अच्छे से। Therefore expected और required equity, required equity, required equity। डेट अगर 2 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? 1। हाफ कर दूं क्या? रिक्वायर्ड इक्विटी बोलो बेटा 900 करोड़। बोलो कैसे आएगा? बी डिवाइडेड बाय, बोलो ना, 2। बोलो बोलो, ये आया रिक्वायर्ड इक्विटी। सो डेट अगर 2 रुपए है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? 1। उससे कम नहीं चलेगा। डेट अगर 1800 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? 900। तू बता 900 से कम चलेगा क्या? नो। अगर आपका किसी भी केस में इक्विटी 900 करोड़ से नीचे चला गया, यहां पे केस ए के लिए इक्विटी 900 करोड़ से नीचे जा रहा है एक्चुअल इक्विटी, तो बायबैक पॉसिबल है क्या? नो। क्योंकि आपका इक्विटी कम से कम कितना होना चाहिए? 900 करोड़। क्योंकि डेट कितना है? 1800 करोड़। कंडीशन बहुत सिंपल है। ये कंडीशन बोलती है, डेट इक्विटी रेशो कहता है कि आपका डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी आपका डेट 2 है तो इक्विटी कम से कम 1 होना चाहिए। सर डेट अगर 2 है और इक्विटी 0.5 यानी 1 से कम चलेगा क्या? नो। करके देखो, 2 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर 4 आ रहा है। और आपका आंसर कितना आना चाहिए? 2:1, 2/1 मतलब 2। 2 से ज्यादा हो गया क्या आंसर? मतलब डेट इक्विटी रेशो के आगे चला गया क्या? सो आपका डेट इक्विटी रेशो मैक्सिमम कितना है? 2:1। सो 2:1 से आपका डेट इक्विटी रेशो ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी डेट अगर 2 है तो इक्विटी कम से कम 1 चाहिए, 1 से कम नहीं चाहिए। डेट अगर 1800 है तो इक्विटी कम से कम 900 चाहिए, 900 से कम नहीं चाहिए। एक्चुअल इक्विटी केस में बताओ कितना है? बोलो बेटा, सभी केस में एक्चुअल इक्विटी सेम रहेगा, बट एक्चुअल इक्विटी देखो मैं कहां से ला रहा हूं, एक्चुअल इक्विटी ये देखो ऊपर निकाला आपने, ये है इक्विटी, ये है इक्विटी। इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं रहता है, ओनर्स फंड है ना, फ्री रिजर्व सरप्लस भी आएगा कि नहीं? बोलो बेटा इक्विटी कितना है? 750। हर जगह पे लिख दूं क्या 750? एक्चुअल इक्विटी तो सेम ही है ना 750। अब तुम बताओ आपका इक्विटी फर्स्ट केस में कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 900। बट कितना हो गया? अरे रे 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 रे, आपका इक्विटी कम से कम 900 होना चाहिए, एक्चुअल तो 900 से भी कम है। कम से कम कितना होना चाहिए था? 900। उससे नीचे नहीं चलेगा। आप तो ऑलरेडी उससे नीचे हो बॉस, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे बायबैक। बायबैक नॉट पॉसिबल, बायबैक नॉट पॉसिबल, बायबैक नॉट पॉसिबल। एक काम करता हूं, कहां लिखूं इसको मैं? मैक्सिमम पॉसिबल, याद आया क्या? डाइल्यूशन। यहां पे डाइल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इक्विटी कम से कम होना चाहिए 900, बट आपका एक्चुअल इक्विटी 900 से भी नीचे चला गया। समझ में आया क्या? यानी आप बायबैक कर करके आपकी इक्विटी को कहां तक ला सकते हैं? 900 तक, 900 तक। लेकिन ऑलरेडी आपका इक्विटी 750 है, 900 से नीचे नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअल तो आप उससे भी नीचे हो। बोलो बायबैक पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नॉट पॉसिबल। हाँ अभी देखो सेकंड केस में रिक्वायर्ड इक्विटी कितना? 600 चलेगा। यानी बायबैक कर करके आप कहां तक ला सकते हो? रिक्वायर्ड 600 तक। हाल फिलहाल में आप कहां पे हो? 750। हाँ, हाल फिलहाल में आप 750 पे हो। आप बायबैक कर करके उसको कहां तक ला सकते हैं? 600 तक। बोलो कितना नीचे, और नीचे गैप कितना है और स्कोप कितना है? 150 का। वेरी गुड। और थर्ड वाली केस में देखो रिक्वायर्ड 750, एक्चुअल भी 750, यहां पे भी बायबैक पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या? थर्ड केस में इक्विटी कम से कम कितना होना चाहिए? 750, और एक्चुअल भी कितना है? 750। अब और कम कर सकते हैं क्या? नो, बायबैक नॉट पॉसिबल। बेटा ये समझ में आया कि सभी को? 3 केसेस थी जिसमें लोन फंड की अमाउंट अलग अलग थी। बस अब ये वाला पॉइंट अपनी ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू।
रियल लाइफ में ना आपको ऐसे कोई कंपनी में कैलकुलेटर लेकर के बायबैक की अमाउंट या निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इसमें एक्सेल में डाल दोगे तो आपका डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन, फॉर्मूला लगा हुआ रहता है, बरोबर है। बट फिर भी अगर किसी डायरेक्टर ने पूछ लिया मुझे कंडीशन बता, तो आपको बायबैक की कंडीशन बताते आनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते कभी कभी कि कंपनी अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद सकती है क्या, तो बच्चे भूल जाते हैं फाइनल के समय, है ना, क्योंकि फाइनल में तो एंड डेज है ना, सब इंटर में पड़ा हुआ है, बच्चे बोलते नहीं, फिर बाद में घर आने वाने पड़ते हैं, अरे यार बायबैक पॉसिबल है। समझ में आया क्या? इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि जो कंपनी फ्रीक्वेंटली बायबैक करती है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने अकाउंटेंट को पूछेगी बायबैक पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है तो कंडीशन बता, सेक्शन बता। तो इंटरव्यू के समय पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस पढ़ के जाना चाहिए, बराबर। इसके बाद जो कंसोलिडेशन का देखेंगे वो भी पढ़ के जाना, बगैर कंसोलिडेशन के आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता है। बायबैक के बाद में हम लोग देखेंगे एक कंपनी है, उसकी सब्सिडायरी कंपनी है, दोनों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसमें भी एडजस्टमेंट्स आती है, बायबैक की तरह ही है। तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझो इंटर के एडवांस अकाउंट में जितने टॉपिक है ना वो इंटरव्यू में पूछने लायक है, इंटरव्यू में पूछने लायक है, क्योंकि फाइनल में आपको अकाउंटिंग नहीं है, फाइनल में रिपोर्टिंग है। फाइनल के सब्जेक्ट का नाम क्या है? एफआर। वहां पे अकाउंट नाम नहीं है, वहां पे क्या नाम है? एफआर। इंटर में ही है जो कुछ एडवांस लेवल अकाउंटिंग इंटर में, उसके बाद फाइनल में तो सब रिपोर्टिंग है, बरोबर है क्या? आ जाओ। सो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। बायबैक प्राइस कितना है? 30, फेस वैल्यू 10, डिवाइड बाय 40। यहाँ पे कितना आएगा? डैश। पॉसिबल ही नहीं है ना, अरे ई डिवाइडेड बाय एफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। प्लीज आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। यहां पे कितना आएगा बेटा बताओ? 150 अपॉन 40, 3 करोड़ शेयर्स। पहली और तीसरी केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली और तीसरी केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। लिख लिया बेटा? आपने चार्ट बना लिया होगा ऐसे, ये टेबल, सॉरी चार्ट नहीं, टेबल, ये देखो ऐसे टेबल बन गया सभी का प्रॉपर। सो बताओ कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से यहां बायबैक नॉट पॉसिबल, यहां भी बायबैक नॉट पॉसिबल, सिर्फ सेकंड केस में बायबैक पॉसिबल है, सिर्फ सेकंड केस में बायबैक पॉसिबल है। लिख लो, फटाफट से कंप्लीट करो। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं क्या? देखते कितने बच्चों का कॉमन सेंस काम कर रहा है। एंट्री कितने बार पास करेंगे? मेरे मार साले को 4 कहां से आ रहे? 3 कहां से आया? 2 केस में पॉसिबल नहीं है, तो एंट्री कितने बार पास होगी? सिर्फ एक बार। अरे 2 केस में बायबैक पॉसिबल ही नहीं है ना। केस कितनी है प्रणव? 3। ज्यादा में ज्यादा एंट्री हम लोग कितने बार पास करने का सोच रहे थे? 3 बार। बट इत्तेफाक से पहली और तीसरी केस में बायबैक पॉसिबल ही नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, लिख लिया क्या तीसरा कंडीशन? एक काम करो, फिर भी कुछ बच्चों के लिए ना लिखो, एग्जाम में भी ऐसा लिख लेना, समरी लिखो, केस ए, केस बी, लिखो उसी के नीचे केस सी, लोन फंड। बोलो बेटा केस ए में कितने हैं? 1800 करोड़। केस बी में कितने थे? 1200, पक्का ना? लोन फंड रुपीज इन करोर्स। और केस सी में उसके बाद कंडीशन 1 मैक्सिमम बायबैक। कंडीशन 1 के हिसाब से कितना है जरा मुझे बताओ? 8.25 करोड़। सेम फिगर तीनों कॉलम में लिख दूं क्या? क्योंकि डेट कुछ भी हो, कंडीशन 1 बोलती है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक है 8.25 करोड़। कंडीशन 1 कहती है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक है 8.25 करोड़। कंडीशन 1 कहती है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक है 8.25 करोड़। सही है क्या? कंडीशन 2 क्या कहती है बताओ? मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। फिर से ऊपर जाओ, कंडीशन 2 देखो 6.25 करोड़। लोन का अमाउंट कितना भी हो, कंडीशन 2 का जो मैक्सिमम बायबैक है सेम ही रहेगा ना, 6.25 करोड़। 6.25 करोड़। ये समझ में आया क्या रे? कंडीशन 1 और 2 डेट कुछ भी हो, स्टार्टिंग में बताया था, अमाउंट सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ अच्छा, नंबर ऑफ एंट्री सोच रहे थे क्या तू? मैं पूछ रहा था कितने केस में एंट्री आएगी, सिर्फ एक केस में। कंडीशन 3 बताओ। कंडीशन 3 मैक्सिमम बायबैक। रुको, केस ए में कंडीशन 3 कितना बेटा? 0। केस बी में, केस सी में, सो 0, 3.75 करोड़ और इधर में 0।
रुको अभी, ये लिख लिया सभी ने? चलो अब सबसे पहले कौन सी केस देख रहे हैं? केस ए, केस ए, केस ए, केस ए कौन सी थी? 1800 करोड़ वाली। केस ए कौन सी थी? 1800 करोड़ वाली। केस ए में कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है ना। केस ए के अंदर में, केस ए में 3 कंडीशन है। केस ए में 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में जो लोएस्ट नंबर है उतना मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक है। केस ए में लोएस्ट नंबर कौन सा है बताओ? 0। सो केस ए में मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, डज मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक लोएस्ट ऑफ अबव 3 कंडीशन कितना आएगा यहां पे? 0। 8.25 करोड़, 6.25 करोड़ और 0, तीनों में लोएस्ट कौन सा है? 0। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना आया? 0। ये समझा सभी को? केस बी, लोन अगर 1200 करोड़ है तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 3.75 करोड़ शेयर्स। और केस सी में लोन अगर 1500 करोड़ है तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है बेटा? तीनों में लोएस्ट रहेगा। बेटा बोलते एक बार, चार्जर से उधर रखा होगा एक ना। डन, बोल बेटा इसी में कितना आएगा? 0। सो एंट्री कितने बार आएगी? यहां पे आएगी एंट्रीज? नो। यहां पे आएगी? नो। सिर्फ एंट्रीज आएगी इन द केस ऑफ 1200 करोड़। लिखो जर्नल एंट्रीज। ये लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ लिख लो, समरी लिख लो, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास करते। लिखो। हेलो हेलो हेलो, डन। स्क्रॉल करो क्या? करो बेटा स्क्रॉल करो। समरी लिख लिया सभी ने? नाउ लिखो, ऐसा हेडिंग दो, जर्नल एंट्रीज। और ऐसा लिखना केस बी, फिर ऐसा नीचे लिखना लोन फंड 1200 करोड़। डन। चल बोलो बेटा क्या एंट्री रहेगी? कंपनी अपने इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है। चलो कितने शेयर वापस खरीद रही है? 3.75 करोड़। और एक शेयर कितने में खरीद रही है? 30 में। सबसे पहली एंट्री याद करो, कौन सी 5 एंट्री थी रे? कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा फ्रेश इशू। तीसरा ट्रांसफर टू सीआरआर। चौथा राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। पांचवा फाइनल सेटलमेंट। फ्रेश इशू इसमें है? नो। कैंसिल। 4 एंट्रीज लग रही है मुझे, देखते कितनी करनी। हाँ डेट दिया है क्या इसका? डेट बायबैक का डेट दिया है क्या? क्या डेट दिया है देखो, चेक करो। बायबैक 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 नहीं ना रे बेटा, इन्होंने अप्रूव किया इस दिन। और बायबैक कब खत्म हुआ? Assuming that entire buyback is completed by 9/12/2001. Okay. 9/12/2001. चलो लिखो बेटा, सबसे पहला काम कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा कितने शेयर्स खरीद रहे हैं हम लोग? 3 पॉइंट, ऊपर लिखना रुपीज इन करोड़, 75 करोड़ शेयर्स। एक शेयर का कैपिटल कितना है? 10 रुपए का, राइट? सो 37.5 करोड़। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है बेटा? प्लीज मेरी सबसे विनती है, शॉर्टकट मत यूज करो, मैं वेट कर रहा हूं। पूरा लिखना, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बीबी नहीं लिखना, बायबैक लिखना, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। हाँ बोलो अगेन 3 पॉइंट, हाँ बोल बेटा। इनटू 30 रुपीज था तो 20 प्रीमियम है क्या? 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 70, 30, 112.5। चेक करो, नरेशन लिखो, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, रेफर वर्किंग नोट्स अबाउ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री। फ्रेश इशू है क्या यहाँ पे? नो। तो फिर क्या करेंगे? फ्रेश इशू नहीं है तो पूरा पूरा फ्री रिजर्व से सीआरआर। चलो फ्री रिजर्व है मेरे पास, भरपूर है। कितने की जरूरत है बेटा फ्री रिजर्व की? ओनली 37.5। कैपिटल स्ट्रक्चर तो 37.5 से कम हुआ है ना बेटा। सब लोग प्लीज ध्यान देना, कंपनी अपने इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है तो कंपनी का कैपिटल कम होगा। कैपिटल कितने से कम होगा? 37.5। लेकिन बैंक बैलेंस कितने से कम होगा? 112.5। हमें बैंक बैलेंस का कोई काम है? नो। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम होगा? 37.5। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है। क्या रास्ता है? फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालो। बोलो फ्री रिजर्व के नाम पे क्या है मेरे पास? जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है, भरपूर है। जनरल रिजर्व में बहुत सारा मिल गया तो यूज कर लू क्या? जनरल रिजर्व यूज कर रहा हूं। कितना? 37.5 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूरा लिखोगे आप। नरेशन लिखो। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक विच इज टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कॉमा ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फर्स्ट एंट्री कैंसिलेशन की होगी, दूसरी एंट्री फ्रेश इशू की थी नहीं, तो तीसरी हमने फ्री रिजर्व से सीआरआर की कर दी। याद करो चौथी एंट्री क्या थी? राइटिंग ऑफ ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। पुराना वाला प्रीमियम है मेरे पास, यस भरपूर है। करो फिर, करो राइट ऑफ, करो बेटा। कितना प्रीमियम था मेरे पास? 75। पुराना प्रीमियम है 90 करोड़ का, भरपूर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, पहले वाले एंट्री में प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट लिखा था, अब प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर दूंगा। कितना बेटा? 75 करोड़। नरेशन लिखेंगे, राइटिंग ऑफ पूरा लिखेंगे बेटा। राइटिंग ऑफ ऑफ, थोड़ी स्पीड में हाथ चलाओ। प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लास्ट एंट्री बोलो बच्चों। वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंको 112.5, 112.5 फाइनल settlement with the equity shareholders. Dun, dun, dun. यस बेटा, लिखा बेटा। चले आगे, ऑल सेट। नेक्स्ट एंट्री से पूछी थी ना इन्होंने, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज। अच्छा, एक ऐसी नोट लिख दो ना नीचे। क्या नोट रहेगी? एनी आइडिया? कोई गेस कर सकता है कि अकाउंटिंग एंट्री हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द सिचुएशन 1 केस ए एंड केस सी वर नॉट पॉसिबल। ऐसा लिख लो नोट। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर case A and case C were not possible as condition C ब्रैकेट में डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट were not fulfilled for condition for case A and C, क्योंकि तीसरे नंबर वाली कंडीशन केस ए और सी के लिए फुलफिल नहीं हुई थी। डन। चलिए आगे, ऑल सेट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताओ। यहीं के यहीं करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे सॉल्व करना है सभी ने।
किया, आई मीन स्टार्ट किया। पढ़ो बेटे 7, देखो चलो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। हाँ 7 देखो,